Welcome back, guys. This is Tayyib Hussain. Welcome to Native Code IT Solution. So आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम समझेंगे ऑपरेटर्स. सो बेसिकली हमने जो ऑपरेटर्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पढ़ा था बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और यूनिरी ऑपरेटर. लेकिन हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था बाइनरी एंड अभी हम पढ़ रहे हैं टर्नरी एंड देन आफ्टर वी विल लर्न अबाउट यूनिरी ऑपरेटर. तो समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर होते क्या हैं. टर्नरी ऑपरेटर्स जो होते हैं एक्चुअल में जाने जाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के नाम से भी. टर्नरी ऑपरेटर्स जो रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर वो होते हैं 3 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं और जिसे हम लेफ्ट, राइट एंड मिडिल के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एक्चुअल में ऑपरेंड जो होता है वो एक वेरिएबल को हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं. वेरिएबल हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, जस्ट लाइक एन आर्ग्यूमेंट. सो और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 ऑपरेटर्स की हमें जरूरत होती है. मतलब 3 ऑपरेंड के बीच में 2 ऑपरेटर्स होते हैं और उन ऑपरेटर्स के बिहाफ पर हम कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. वो जो 2 ऑपरेटर होते हैं वो होता है एक क्वेश्चन मार्क और सेकंड होता है कॉलन. इसके बाद में अगर हम सिंटैक्स देखें तो जो लेफ्ट साइड और ऑपरेंड हो जाता है वो यहाँ पर प्लेस होता है. उसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क जो ऑपरेटर है और फिर उसके बाद में मिडिल ऑपरेंड आता है जो कि एक वेरिएबल, वैल्यू, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है. और यहाँ पर एक राइट साइड ऑपरेंड है जो कि वेरिएबल, वैल्यू, एक्सप्रेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है. अब ये वर्क कैसे करता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो एक्चुअल में ये इस तरह से वर्क करता है कि लेफ्ट साइड ऑपरेंड बिहेव करता है कंडीशन की तरह. तो जनरली जो ये ऑपरेंड है ये कंडीशन की तरह बिहेव करता है. सबसे पहले ये चेक होता है. तो अगर ये ट्रू है, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये जो रिटर्न करेगा ये मिडल वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी. और अगर ये फॉल्स है वैल्यू तो जो कॉलन के बाद वाली वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर. तो इस तरह से ये वर्क करता है. अगर हम और भी इसको एलैबोरेट करें, समझें, तो कौन कौन सी वैल्यूज हमारी ट्रू होती हैं, कौन सी फॉल्स होती हैं, तो बहुत ही आसान एक लाइन में हम समझ सकते हैं. जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो सब की सब ट्रू वैल्यू ट्रीट की जाती है. कैसे समझें इसको? अगर हम बात करें जीरो की तो जीरो एक नॉन जीरो वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा. लेकिन हम बात करें 1 2 3 4 5 1000 11,000 वट एवर इट इज, या ABCD या कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोट्स में, तो ये सभी की सभी किस तरह की वैल्यूज हैं? नॉन जीरो वैल्यू, क्योंकि ये वर्क करती हैं बेस्ड ऑन आस्की वैल्यूज. तो कोई ना कोई इनकी एक अपनी यूनिक वैल्यू होती है जो कि नॉन जीरो होती है. अगर यहाँ पर अगर नल कैरेक्टर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो नल कैरेक्टर हमारे यहाँ प्लेस कर देते हैं, तब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी और जीरो ट्रीट होगी. तो इस तरह से जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं वो सब क्या की जाती है? ट्रू वैल्यूज ट्रीट की जाती है. आगे हम एग्जाम्पल में इसे और भी अच्छे से समझेंगे जब हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे. इसके अलावा हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर वैल्यू जीरो हो जाती है, ये नल हो जाती है, या फिर नल कैरेक्टर अगर हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो वैल्यू कौन सी रिटर्न होगी? तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट या ऑपरेंड रिटर्न होगा वो होगा राइट साइड ऑपरेंड की वैल्यू यहाँ आ जाएगी. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको कि सपोज करो हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है जिसमें एक लेफ्ट ऑपरेंड है, मिडिल ऑपरेंड है एंड राइट ऑपरेंड है. अब बेस्ड ऑन लेफ्ट ऑपरेंड, क्योंकि ये बिहेव करता है कंडीशनल की तरह, तो अगर ये वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पर वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसका टाइप इस पर्टिकुलर 2 आर्ग्यूमेंट के बिहाफ पर तय होगा. अगर ये आर्ग्यूमेंट मान लीजिए स्ट्रिंग है तो ये वाला जो वेरिएबल है ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए, वैल्यू वेरिएबल. और अगर ये फ्लोट है तो फ्लोट होना चाहिए, इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों की वैल्यू इस पर्टिकुलर ऑपरेंड के बिहाफ पर ट्रांसफर होगी यहाँ पर. सो बेसिकली अभी अगर मान लीजिए ट्रू वैल्यू है यहाँ पर, तो रिटर्न कौन सी वैल्यू होगी? रिटर्न होगी आपकी मिडिल ऑपरेंड की वैल्यू इस वैल्यू वेरिएबल में, और बाद में हम इस वैल्यू वेरिएबल को यूज कर सकते हैं. इसी तरह से अगर हमारे पास दोबारा से ये एक्सप्रेशन दे रखी है जो कि एक टर्नरी ऑपरेटर है, पूरा का पूरा कंप्लीट लिखा हुआ, और इसके बाद में अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वेरिएबल के अंदर वो होगी रिटर्न
एक तरह से राइट ऑपरेंड। तो राइट साइड ऑपरेंड की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वेरिएबल में चली जाएगी। आइए इसको समझते हैं हम लाइव प्रैक्टिकल्स। सो यहाँ पर हमने 1 by 1 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं और उन तीनों एग्जाम्पल को हम समझेंगे 1 by 1 करके। सो स्टार्ट करते हैं पहला एग्जाम्पल। तो पहले एग्जाम्पल में हमारे पास है वैल्यू a इक्वल्स टू 10 एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन 20 एंड देन कॉलन एंड देन 50। इसमें पूछा गया है कि वैल्यू a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो इसको इस तरह से हम समझते हैं कुछ कि a हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी एक वैल्यू है। सो यहाँ पर हम समझ लें लाइक दिस कि a एक वेरिएबल है जिसकी एक वैल्यू है। यहाँ पर ये एक मेमोरी लोकेशन है। अब क्योंकि ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो एक्सप्रेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं। किस तरह से ये वर्क कर रही है, एक्सप्रेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं समथिंग लाइक दिस। सो ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये इसकी वैल्यू है ये एक नॉन जीरो वैल्यू है। जो 10 है वो एक नॉन जीरो वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू है। तो जब ये अगर ये ट्रू वैल्यू है तो जो वैल्यू ट्रांसफर होगी वो होगी 20। और 20 कहाँ पर ट्रांसफर होगा, 20 ट्रांसफर होगा a के अंदर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी a की वो कितनी आ जाएगी 20। सो जो नेक्स्ट टाइम पर हम इसको प्रिंट करेंगे तो आंसर कितना होगा इसका 20। तो मेमोरी में जो वैल्यू सेव हो जाएगी वो 20 सेव हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर a की वैल्यू एक वेरिएबल हम यहाँ पर फिर से बना लेते हैं। अब क्योंकि ये कंडीशनल कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का। अब क्योंकि हमें यहाँ पर समझना ये होगा कि ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, तो हमें यहाँ पर ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी चेक करनी होगी कि किसकी हाई प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो नॉट ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है नॉट इक्वल्स टू इसकी लेस है। तो सबसे पहले कंडीशन हम चेक करेंगे कि 4 जो है वो छोटा है किससे, 7 से, यानी कि 4 इज लेस देन 7। तो कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, कंडीशन हो रही है यहाँ पर ट्रू। इसका मतलब इसकी जगह पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि सी लैंग्वेज में हमेशा ट्रू वैल्यू अगर होगी तो रिटर्न होगा 1। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कि 1 इज नॉट इक्वल्स टू, 1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, कि यहाँ पर फिर से 1 दे रखा है। और यहाँ पर जब 1 दे रखा है तो ये कंडीशन क्या हो रही है कि 1 के बराबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन है अगर हम इसको देखें तो ये कैसी कंडीशन है, ये है एक फॉल्स कंडीशन। मतलब यहाँ पर जो आ रही है वैल्यू 0 आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि 1 के बराबर है। और जबकि ये लाइन क्या कह रही है कि 1 के बराबर नहीं है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट था, इसका जो रिजल्ट आया निकलकर 0 आया। अब क्योंकि ये 0 है तो हमारा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था जिसे हम लेफ्ट साइड आर्ग्यूमेंट बोल रहे थे, तो वो हमारा कितना निकला 0। तो अब 0 के बिहाफ पर हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, हमारा जो सिलेक्ट होगा वो होगा ये वाला ऑपरेंड। तो यानी कि इस बार जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी इसकी 40। ये 40 वैल्यू हमारी इसकी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी a की वो कितनी होगी 40। इसी तरह से यहाँ पर हमें किसको समझना है, प्रोग्राम 3 को। अब प्रोग्राम 3 में हमें सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन चेक करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि सबसे पहला रूल है कि हमें अब जो टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसके अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चन मार्क के बाद कॉलन क्वेश्चन मार्क है तो वो उसी के अकॉर्डिंग एक रिदम में होने चाहिए, एक सीक्वेंस में होने चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो क्वेश्चन मार्क के बाद में कॉलन है, लेकिन फिर कॉलन के बाद में अगर यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मार्क होता एंड देन कॉलन होता, ये नेस्टेड फॉर्मेट आ जाता। तो नेस्टिंग फॉर्मेट हम आगे समझने वाले हैं कि नेस्टिंग फॉर्मेट होती क्या है। तो अभी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो ये है कि ये सिंटैक्टिकल मिस्टेक है, सिंटैटिकली गलत है, तो ये सॉल्व नहीं होगा और यहाँ पर हमें एरर मिलेगा। सो ये सॉल्व नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कोशिश करें कि इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम आईडी पर। सो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना है जिसकी जो कि a है। a इक्वल्स टू जो हमने वैल्यू ली थी तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था 10, यानी कि कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क एंड देन 20 एंड देन उसके बाद में 40 या जो भी वैल्यू थी यहाँ पर। अब क्योंकि हमें चेक करना था कि वैल्यू a की कितनी होगी तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं प्रिंट एफ। और यहाँ पर क्योंकि सबसे पहले जब मैंने प्रिंट एफ पढ़ाया था आपको तो याद होगा कि स्ट्रिंग वैल्यू आनी चाहिए, और तो वो किस तरह से आनी चाहिए, वैल्यू हम a की चेक कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो गया यहाँ पर।
परसेंटाइल डी यानी कि इंटीजर वैल्यू का स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड देन अब यहाँ पर हमारा वो वेरिएबल आएगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये ऐसी का ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा और इस परसेंटाइल डी की जगह इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी। तो स्टेटमेंट हमारी आउटपुट पर कुछ इस तरह से प्रिंट होगी, एक लाइन की तरह, a इक्वल्स टू एंड दैट वैल्यू। तो यहाँ पर हम रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये सब हम फंक्शन जब पढ़ेंगे तब मैं समझा दूंगा कि इंट मैन क्यों लेते हैं, रिटर्न वैल्यू 0 क्यों करते हैं। फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड है ये। सेव कर देते हैं प्रोग्राम को, दोबारा से डिबग कर देते हैं और यहाँ पर एक एरर हमारे पास आ रहा है एंड वो है हमारा टर्मिनेशन का। तो दोबारा से एक बार फिर से सेव कर लेते हैं। सो ध्यान से देखें, मैं जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। सी देयर इज नो वार्निंग, नो एरर, सो फाइनली सक्सेसफुली कंपाइल्ड। जस्ट रन इट। सो वैल्यू कितनी आ रही है 20 और हमने अपने एग्जाम्पल को समझा था तब भी हमें समझ आया था कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू। तो सिलेक्ट किया हुआ 20 और 20 कहाँ पर चला गया, ए के अंदर, और ए क्या है, एक मेमोरी लोकेशन यानी कि वेरिएबल, और उस मेमोरी लोकेशन को विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन हम प्रिंट करा रहे हैं। आइए चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। दूसरा प्रोग्राम हमने जो लिखा था जिसमें हमने कुछ एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया था। तो यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन चेंज कर रहा हूँ समथिंग लाइक दैट कि एक वैल्यू ली थी हमने 4 और जो कि लेस देन था 7 से, एंड देन नॉट इक्वल्स टू 1। सेव करना होगा और याद रखें दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, नहीं तो ये अगर हम डायरेक्ट इसको रन करा देंगे तो लास्ट डीबग जो प्रोग्राम होगा हमारा लास्ट कंपाइल वही एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें गलत वैल्यू मिलेगी। तो एक बार फिर से हम इसको रन कराते हैं। तो जस्ट वॉच इट, जो वैल्यू हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 40। तो 40 इज द राइट आंसर बिकॉज ये पूरी कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 हो गई और 0 सिलेक्ट किसको करता है, 40 को, यानी कि राइट साइड ऑपरेंड को। इसके बाद में एक लास्ट प्रोग्राम था जिसमें ऑर्डर मिसमैच हो रहा था, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू है, सपोज लाइक 2 ग्रेटर देन 5, एनी अदर वैल्यू, जो कि यानी कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 जो है वो बड़ा है 5 से, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट करने के लिए दे दिया 23, एंड देन फिर हमने यहाँ पर कॉलन लिख के 10 दे दिया समथिंग लाइक दिस, एंड देन फिर अगेन कॉलन लिखकर हमने यहाँ पर दे दिया 50, एंड नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। सो तो सेव करते हैं, सेव करने के बाद में इसको डिबग कराएंगे। सो यहाँ पर फिर से देखो, अब यहाँ पर हमें एरर पढ़ना है कि एरर एक्चुअल में क्या है। सो लेट्स चेक इट। सी एरर एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर जो है वो क्या है कि ये इसको मान के चल रहा है कि सेमीकोलन नहीं है बिफोर कॉलन, तो यहाँ पर इसका जो टर्मिनेशन हो रहा है वो इसको एक कंप्लीट एक्सप्रेशन मान रहा है। मतलब यहाँ पर जो कॉलन हमने दे रखा है ये एक सिंटैक्स पूरा मैच नहीं कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये जो इन्होंने कॉलन मिस कर दिया है। किससे पहले, इसके बाद जो कॉलन है यहाँ पर एक्सपेक्टेड कॉलन बिफोर, यानी कि बिफोर किससे पहले, कॉलन से पहले। तो यहाँ पर ये इससे पहले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका कॉलन होना था, जबकि ये सिंटैक्टिकली मिस्टेक है क्योंकि इसके बाद में यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो ये एक एरर्स हैं कुछ जिसमें हमें ऑर्डर को मैच करके चलना है। तो ये हम समझेंगे जब हम नेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, नेस्टिंग ऑपरेशन, तब हम इसको अच्छे से और भी समझेंगे। अभी के लिए ये हम इतना काफी है, आगे मूव करते हैं नेस्टिंग ऑपरेशंस पर। सो अब हम समझते हैं कि वर्किंग विद नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। नेस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है कि आप मतलब एक एक्सप्रेशन को, कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम एज ए ऑपरेंड यूज कर सकते हैं और उस एक्सप्रेशन के रिजल्ट के बिहाफ पर हम फर्दर ऑपरेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेस्टिंग कहलाती है, मतलब एक कंडीशन के अंदर फिर से कंडीशन। तो यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो क्या है कि जब हम इस पर टर्नरी ऑपरेटर में नेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो क्वेश्चन मार्क एंड सेमीकोलन का जो एक सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो कितना होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा एवरी कॉलन शुड मैच जस्ट बिफोर इट्स क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही कंपलसरी या एक तरह से मैंडेटरी रूल है, जैसे कि अभी हमने लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा भी था कि वहां पे ऑर्डर मैच नहीं कर रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा था। आगे हम बढ़ते देखें कि जो कॉलन है वो फॉलो होना चाहिए इसी तरह से जैसे पहली लाइन है, तो उसका रिवर्स है कि एवरी कॉलन शुड फॉलोड बाय द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के बिना कॉलन कोई काम नहीं करेगा।
इसके बाद में इन नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर मिडिल एंड लेफ्ट साइड ऑपरेंड कैन बी ए बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि जैसे कि अभी तक जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी हमारी वो कंडीशनल ऑपरेशन स्टेटमेंट की तरह यूज हो रही थी यहाँ पे, कि वो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपका मिडिल एक्सप्रेशन और राइट एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर के साथ जब हम वर्क करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह का केस आ सकता है कि आपकी कोई भी ऑपरेंड बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है। आइए इसको समझते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। सो यहाँ पर अभी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो एक नेस्टेड एक्सप्रेशन है। इसको ऐसा समझते हैं कि सबसे पहले तो हम एक मेमोरी लोकेशन बना लेते हैं जो कि ए की मेमोरी। सो ए की जो ये मेमोरी लोकेशन है, अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से है कि 10 एंड देन 24 एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद में फिर से कंडीशन स्टार्ट है, एक कंडीशन स्टार्ट है जो है 2 ग्रेटर देन है 10 से, और उसके बाद में यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क एंड देन फिर उसके बाद में वैल्यू है 20। मैं इसको और भी अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, 20 एंड देन उसके बाद है यहाँ पर वैल्यू 20 के बाद में 2 एंड 6। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। सो सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वैल्यू आएगी यहाँ पर 10 जो है वो छोटा है किससे, 24 से। तो ये एक सच बात है, यानी कि वैल्यू जो रिटर्न हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद में जब ये, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, एक ट्रू वैल्यू है, और जब ट्रू वैल्यू होती है तो हमें क्या मिलता है उसके बाद में, वहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो वैल्यू का सिलेक्शन क्या होता है, वो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करता है जो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क से इस क्वेश्चन मार्क के बीच में। तो यहाँ पर जब हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है अगेन, और इसी को ही हम नेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि ये नेस्टिंग यहाँ तक है। क्योंकि अगेन ये क्या है, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या नजर आ रहा है, एक कंप्लीट टर्नरी ऑपरेटर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और इसके बिहाफ पर ही जो सिलेक्ट हुई वैल्यू वो ऑपरेंड कौन सा हुआ हमारे पास, ये वाला ऑपरेंड सिलेक्ट हुआ, और जो कि ये ऑपरेंड अपने आप में क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ से ये वैल्यू सिलेक्ट करें, इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितनी है, 2 ग्रेटर देन 10, यानी कि 2 10 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 0। सो इसमें इस एक्सप्रेशन के बिहाफ पर जो सिलेक्ट हुई वैल्यू वो कितनी हुई, ये वाला ऑपरेंड। लेकिन जब इसको सॉल्व करा तो सिलेक्ट वैल्यू क्या निकली, 0। अब यहाँ पर देखें कि 0 जब हमारे पास बचा है तो इन दोनों वैल्यू में से ही हमें सिलेक्ट करना होगा। ये 6 तो पहले ही लीव हो गया क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी, तो हम यहाँ आ गए, तो 6 तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। तो अब यहाँ पर हमें चूज किस में से करना है, 20 एंड 2 में से। तो 20 एंड 2 में से अगर ये वैल्यू ट्रू होती तो 20 रिटर्न होता, और अब क्या रिटर्न होना चाहिए, 2। सो अब जो रिटर्न होगा, ए की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर सिर्फ 2। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, नेस्टिंग जो ऑपरेशन होता है टर्नरी ऑपरेटर में। तो इसमें बेसिकली ध्यान देना होता है कि हमें जो इसके सीक्वेंस होता है वो ध्यान देना होता है। आइए इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर भी सॉल्व करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमारी जो वैल्यू है वो वैसी आ रही है या फिर नहीं। सो यहाँ पर हमने इसको ए लिया, ए एक वेरिएबल है, डिक्लेयर करना पड़ता है। पहले ही बता चुके हैं हम कि जब भी हमें प्रोग्रामिंग में वेरिएबल लेना होता है तो उसे टॉप पर डिक्लेयर करना होता है, और फिर लास्ट में हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट नथिंग बट वेरिफिकेशन कि हाँ एक्चुअल में वो वैल्यू इतनी है भी या नहीं। सो यहाँ पर सेम थिंग जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम के साथ की थी, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पर हम रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न 0 एंड देन ओके। सो अभी हम इसको सेव करने के बाद में कंपाइल करा लेते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी एरर नहीं है, नो एरर नो वार्निंग। अब इसको हम रन करा लेते हैं एक बार। रन कराने के बाद में जो हमें वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2। और रिमेंबर हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 2, और 2 जो सिलेक्ट हुआ है वो ये वाला सिलेक्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू ट्रू थी, और ट्रू होने के बाद में हमारे पास जो एक्सप्रेशन सॉल्व होने के लिए बची है वो ये बची है। 6 तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है।
इसी तरह से अगर वैल्यू यहाँ पर फॉल्स हो जाती तो जो वैल्यू सिलेक्ट होती वो हमारी ये वाला पोर्शन ना सिलेक्ट होकर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू सिलेक्ट ना होकर ये कंप्लीट कहाँ तक जाता, यहाँ तक जाता, और हमें सिलेक्ट होकर यहाँ पर क्या मिल जाती, 6 मिल जाता। क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है उसका जो मतलब सीक्वेंस, मतलब एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग कॉलन होगा वो लास्ट वाला होगा, और जो मिडिल में जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलन है वो इसके जस्ट आफ्टर होगा। आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू वर्क विद nested ternary operator. Thank you for watching our lecture. Please like and subscribe our channel and videos for more information and updates. Continue करें हमारा लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम समझेंगे यूनिरी ऑपरेटर्स।